वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। एमपी ग्रेड 1 इंग्लिश से रिलेटेड हम जो सिलेबस आज कवर करेंगे वो होगा टू अ स्काईलार्क पोएम दैट वाज कंपोज्ड बाय द ग्रेट रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ द रोमांटिक एज दैट इज पीबी शैले। पर्सी बशी शैले से रिलेटेड ये पोएम है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं आज की इस क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एमपी ग्रेड 1 इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अदर स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में हम जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पोएम से रिलेटेड और उससे रिलेटेड इसी सेम पोएम्स में कौन कौन से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब का डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। और आगे आपको वीडियोस क्लासेस इसी चैनल इंग्लिश जोन पे मिलती रहेंगी आपको एमपी ग्रेड 1 इंग्लिश से रिलेटेड, साथ ही साथ केवीएस पीजीटी से रिलेटेड और सुपर फास्ट रिवीजन होगा हमारा इस चैनल पे अपकमिंग डेज में related to your upcoming exams. So let's begin this class with the important key points, important key facts related to the poem of To a Skylark. एंड स्काईलार्क पोएम की अगर बात करें तो इसमें पीबी शैले ने स्काईलार्क को एड्रेस करते हुए, जो बर्ड है, चिड़िया है, उसको एड्रेस करते हुए ये पोएम लिखी हुई है। एंड दिस पोएम इज वेरी मच फेमस फॉर इट्स म्यूजिकल एंड मेलोडियस क्वालिटी। जो म्यूजिक एंड मेलोडी इस पोएम में आपको देखने को मिलेगी पीबी शैले के, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हाई क्वालिटी की म्यूजिक एंड मेलोडी को यूज करा हुआ है अपने लाइन्स के थ्रू। एंड ऑल्सो it has a very rich, beautiful, natural beauty. You will also go through the lines of the poem. टू अ स्काईलार्क पोएम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम पोएम के बारे में बात करेंगे कि कब ये लिखी गई है, क्या इसका एक थॉट प्रोसेस क्या है, किस वजह से ये पोएम लिखी गई है। एंड फर्स्ट वी हैव पीबी शैले's टू अ स्काईलार्क was inspired by a song of a real skylark heard in Italy in 1820। देखिए ये एक रियल स्काईलार्क जो बर्ड है उसके रियल सॉन्ग से इंस्पायर होकर के पीबी शैले ने इस पोएम को कंपोज किया है। एंड दैट्स व्हाई ही हैड गिवन दिस पोएम द टाइटल टू अ स्काईलार्क, क्योंकि जब उन्होंने एक रियल बर्ड स्काईलार्क का जब सॉन्ग सुना, जब वो चर्पिंग कर रही थी, मेलोडियस सॉन्ग अपना सिंग कर रही थी, एट दैट टाइम ही हर्ड दैट म्यूजिक, दैट सॉन्ग ऑफ अ स्काईलार्क, and this inspired him very much that he composed a poem by the title To a Skylark। और ये सॉन्ग उन्होंने कहाँ सुना था? इटाली में सुना था इन द ईयर 1820। तो ये सॉन्ग जो कंपोज करा गया है वो 1820 में कंपोज करा गया है। तो आप इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर ध्यान दीजिएगा। इन दिस ईयर दिस सॉन्ग इज रिटन इन द ईयर 1820। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। To a Skylark was published in the year 1820, just 2 years before Shelley's ट्रेजिक डेथ बाय ड्राउनिंग। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मिलेगा कि शैले की डेथ किस वजह से हुई थी? दैट वाज दी डेथ बाय ड्राउनिंग। एंड इनकी डेथ के 2 इयर्स पहले ये पोएम जो थी वो पब्लिश हो चुकी थी। 1820 में ये पोएम पब्लिश हुई थी और इनकी डेथ जो है 1822 में हुई है। ठीक है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। फैक्ट जो है हमारा टू द पोएम स्काईलार्क से रिलेटेड। It appeared with Prometheus Unbound, Shelley's lyrical drama, a play written in verse। ये शैले का lyrical drama था Prometheus Unbound, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये पोएम जो थी टू अ स्काईलार्क, इसी में वो पब्लिश हुई है, टू अ Prometheus Unbound में। About the mythological titan Prometheus, many of Shelley's greatest poems also appeared alongside this drama, including Ode to the West Wind, The Cloud and Ozymandias। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जो इनके पोएम्स थी ये इसी प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ में पब्लिश हुई हैं। जब ये लिरिकल ड्रामा इनका पब्लिश हुआ था 1820 में, प्रोमेथियस अनबाउंड, विद दैट 3 अदर्स पोएम इंक्लूडिंग 4 अदर्स पोएम इनका इंक्लूडिंग स्काईलार्क was also published with Prometheus Unbound, and 3 poems that were also published with this lyrical drama. They were Ode to the West Wind, The Cloud एंड ऑल्सो ओzymandias। तो ये तीनों जो थी वो 1820 में पब्लिश हुई हैं प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ में। इसके साथ साथ टू अ स्काईलार्क जो पोएम है वो भी 1820 में इसी कलेक्शन, इसी प्रोमेथियस अनबाउंड उनका लिरिकल ड्रामा था जो प्ले लिखा गया था वर्स में, उसके साथ ये
पब्लिश हुई हैं। तो आपने अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किस ईयर ये सॉन्ग लिखा गया, 1820 में, पब्लिश किस ईयर हुआ, 1820 में ही पब्लिश हुआ है। इसके बाद 2 इयर्स बाद शैले की डेथ हुई थी 1822 में। किस वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ था, प्रोमेथियस अनबाउंड, और उसके साथ साथ कौन से अदर पोएम्स पब्लिश हुए थे, ओड टू द वेस्ट विंड, द क्लाउड एंड ओzymandias। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि ये पोएम कैसे लिखी गई थी। तो वो था, शेली रोट टू अ स्काइलार्क व्हाइल लिविंग इन इटली विद हिज वाइफ राइटर मैरी शेली। मैरी शेली जो उनकी वाइफ थी, शी वॉज ऑल्सो ग्रेट राइटर, एंड उनके साथ जब ये इटली में रह रहे थे, एट दैट टाइम ही हैड कंपोज दिस पोएम। और ये पोएम कब कंपोज की, व्हेन ही वाज ऑन अ इवनिंग वॉक थ्रू द पोर्ट सिटी ऑफ लिवेरोनो, दे हर्ड द कॉल ऑफ द स्काईलार्क व्हिच इंस्पायर्ड द पोएम। यस, अगर इंस्पिरेशन की बात करें, जैसे होता है कि बहुत जगह पोएट्स होते हैं विजिट करने जाते हैं, तो वो उनसे इंस्पायर होकर के पोएम लिखते हैं, उस प्लेस से इंस्पायर होकर के, या वहां की नेचुरल ब्यूटी से इंस्पायर होकर के पोएम को लिखा करते हैं। बट शेली की टू अ स्काईलार्क जो पोएम है, उसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि किस वजह से ये पोएम लिखी गई है, क्या इंस्पिरेशनल फैक्ट था इसके पीछे, एंड दैट वाज व्हेन ही वाज लिविंग इन इटली विद हिज वाइफ मैरी शेली, एंड ऑन अ ड्यूरिंग एन इवनिंग वॉक he heard the call of or the song of the skylark, and that inspired him to compose this poem to a skylark. That's why skylark was given the title to this poem. और बहुत ही important, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, it has a very inspiring knowledge lines and very factual line we have. Our sweetest songs are those that tell of सैडेस्ट थॉट। ओके, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है, एक फैक्चुअल लाइन है जो कि हमारी लाइफ से, हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ही ज्यादा मैच करती हुई ये लाइन है, और उस टाइम पे पीबी शैले ने इसको लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस पोएम की थीम की, टू अ स्काईलार्क, व्हाट द थीम हैज इन्वॉल्व्ड इन दिस पोएम, एंड वी हैव द थीम दैट पीबी शैले हैज while composing this poem to a skylark had mentioned the power of nature to transform man's lives, especially through the medium of poetry and majesty and divinity of nature। इसमें क्या दिखाया गया है, स्पेशली जो इस पोएम की थीम की बात करें, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से नेचर का जो पावर होता है वो आपकी जो मेंस की लाइफ होती है उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, किस तरीके से चेंज करता है इसके पोइट्री के मीडियम के थ्रू, एंड ऑल्सो मेजेस्टी एंड डिविनिटी ऑफ नेचर एक इंपॉर्टेंट थीम है इस पोएम की टू अ स्काईलार्क, क्योंकि एक बर्ड, एक नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल जो एनिमल है, नेचर एनिमल, उसको रिप्रेजेंट करते हुए, उसको डिपिक्ट करते हुए ये पोएम लिखी गई है स्काईलार्क। और इसी वजह से नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल जो एक रिफ्रेशनेस है, एक नेचुरल पॉजिटिविटी है, उसको इस पोएम के थ्रू आप के सामने पीबी शैले ने प्रेजेंट करा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्म्स, मीटर एंड राइम स्कीम ऑफ द पोएम स्काईलार्क, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी पोएम के लिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके के फॉर्म्स, मीटर एंड रिदमिक स्कीम का यूज करा जाता है किसी पोएम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्काईलार्क को लिखते वक्त पीबी शैले ने किस तरीके के फॉर्म्स और मीटर का यूज करा हुआ है। तो वी हैव हियर Shelley developed a unique structure to suit the distinctive bird song that poem described. The poem's 105 lines, ठीक है, ये पोएम जो है 105 लाइंस में लिखी गई है, and it was arranged into 21 stanzas, ठीक है, containing 5 lines each, ठीक है, 21 स्टैंजा है इस पोएम में, 105 लाइंस है, और वो एक एक स्टैंजा में आपको 5 लाइंस मिलेंगी इस पोएम में जो कि पीबी शैले ने लिखी है। तो ये एक लेंथी, एक लॉन्ग पोएम है जो कि पीबी शैले ने लिखी हुई है। अब सोचिए एक बर्ड के ऊपर किस तरीके से, कितना ब्यूटीफाई करते हुए इस पोएम को पीबी शैले ने लिखा हुआ है, कितना वो उन्होंने इस पोएम की डेप्थ में या नेचर की डेप्थ में जाकर के ये पोएम को कंपोज करा हुआ है। तो इट हैज 21 स्टैंजास containing 5 lines each, and that's why it has total number of 105 lines. Okay, next we have each stanzas consist of 4 shorter lines.
in Torzaic trimeter, followed by a significant longer fifth line in iambic hexameter, जिसको हम Alexandrian बोलते हैं. The rhyme scheme is A B, ठीक है, A B and B. ये इसका राइमिंग स्कीम है, जो कंसिस्टिंग, जो यहाँ पे लाइन है 4, इसमें जो 5 लाइन की एक स्टैंजा है, उसमें आपको 4 लाइन्स जो होती हैं वो शॉर्टन होती हैं, वो टॉर्जाइक ट्राइमीटर में लिखी गई हैं. एंड द फिफ्थ लाइन इज आयमिक हेक्सामीटर, जिसको हम अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं. और इसका अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इट हैज A B एंड B. दिस इज राइम स्कीम जो कि पूरे आपको पोएम में देखने को मिलेगी. Each stanza follows this rhyming scheme, that is A B B. तो इसका rhyming scheme और इसमें कितने lines हैं, कितने stanzas में ये divided है, आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. Now let's begin the important MCQs related to Skylark and जल्दी से आप सभी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए. और सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप आंसर दोगे, उसके बाद में आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा. टू अ स्काईलार्क इज शैलेज पोएम रिटन इन द स्प्रिंग ऑफ. किस स्प्रिंग के किस टाइम, किस ईयर में ये पोएम टू अ स्काईलार्क, जो कि पीबी शैले की इंपॉर्टेंट पोएम है, वो लिखी गई है. आपको इसका आंसर देना है. We have the options here. Option A 1821, option B 1823, option C 1820 and option D 1820. Go for the right answer friends. आपको पता होगा पीबी शैले की डेथ के 2 इयर्स पहले ये पोएम लिखी गई है, तो जल्दी से मैं आपको एक हिंट भी दे चुकी हूँ. तो जल्दी से आपको अगर पता होगा पीबी शैले की डेथ किस ईयर में हुई थी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, इन द ईयर 1820, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और ये हमारा है 1820 में ये पोएम लिखी गई है और इसी ईयर 1820 में ही ये पब्लिश भी हुई है, ठीक है. इसके साथ ही साथ 1822 की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम था जब शैले की डेथ हुई थी. ओके, इन द ईयर बाय ड्राउनिंग, उनकी डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी. ये था टाइम 1822 का, और 1820 में ये पोएम लिखी गई थी. एंड द सेम ईयर दिस पोएम टू अ स्काईलार्क वाज पब्लिश्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन. टू अ स्काईलार्क कंसिस्ट ऑफ. क्या टू अ स्काईलार्क जो पोएम है वो कितनी स्टैंजाज एंड कितनी लाइंस में डिवाइडेड है, आपको इसका आंसर देना है. क्योंकि यहाँ पे स्टैंजाज पूछे गए हैं तो आपको उसी में आंसर करना है. ऑप्शन ए है 23 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच. ऑप्शन बी 21 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच. ऑप्शन सी 21 स्टैंजाज ऑफ 5 लाइन्स ईच, या नन ऑफ दीज. ऑप्शन सी डी जो हमारा है नन ऑफ दीज. तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का टू अ स्काईलार्क, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. टू अ स्काईलार्क कंसिस्ट ऑफ मीन्स टू अ स्काईलार्क पोएम को पीबी शैले ने जब लिखा है तो उसको कितने स्टैंजाज में डिवाइड करा हुआ है और वो एक एक स्टैंजाज में कितनी लाइन्स है आपको ये बताना है. तो आंसर जो इसका होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. 105 लाइन्स टोटल हैं इस पोएम में. मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ. 105 लाइन्स इट हैज टोटल्स. 21 स्टैंजाज में ये डिवाइडेड है और एक स्टैंजा में आपको 5 लाइन्स मिलेगा. 1 स्टैंजा हैज अ 5 लाइन. ओके, ये एक स्टैंजा में 5 लाइन्स है, तो 21 स्टैंजा में ओवरऑल जो लाइन्स है 105 लाइन्स में ओवरऑल ये पोएम टू अ स्काईलार्क लिखी गई है. तो आप समझ सकते हो दिस पोएम ऑफ पीबी शैले इज वेरी लॉन्ग and beautiful poem that was composed by himself. Next one we have the third question here we have on the screen. The first 4 lines in each stanzas of Skylark are in. किस फॉर्म में लिखी गई है, कौन सा इनका मीटर यूज करा गया है, जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं सभी स्टैंजास की, उसको किस फॉर्म में लिखा गया है, आपको इसका आंसर देना है. ट्रोजैइक ट्राइमेस्टर, ट्रोजैइक हेक्सामीटर, ट्रोजैइक मोनोमीटर, या आपका है नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. ट्रोजैइक ट्राइमेस्टर में ये लाइंस लिखी गई हैं, जो किसी भी स्टैंजा की जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं वो इसी रिदमिक पैटर्न्स पे लिखी गई हैं ट्रोजैइक ट्राइमेटर्स पे. नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5th. द 5th लाइन ऑफ ईच स्टैंजा टू अ स्काईलार्क इज. आपको बताना है जो 5th लाइन है, जितनी भी स्टैंजाज हैं 21 स्टैंजा है, उसकी जो 5th लाइन है वो किस फॉर्म में लिखा गया है
क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। एंड आंसर वी ऑप्शंस हैं पेंटामीटर, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रिन, ऑप्शन सी हेक्सामीटर और ऑप्शन डी जो है वो हमारा है नन ऑफ दीज। तो इसका जल्दी से आंसर आप दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि फिफ्थ जो लाइन है वो किस फॉर्म में लिखा गया है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ और जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो हमारा है राइट आंसर। ठीक है, ये होते हैं, ये जो लाइन होती है इसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, 12 सिलेबल्स में ये लाइंस लिखी जाती हैं। अलेक्जेंड्रियस जो होती हैं वो 12 सिलेबल्स एक लाइन में होता है, इसीलिए ये थोड़ी बड़ी लाइंस होती हैं। जैसे आप इस पोएम की देखोगे जो फर्स्ट 4 लाइंस है किसी भी स्टैंजा की वो आपको शॉर्ट मिलेंगी, बट जो फिफ्थ लाइन है वो थोड़ी लॉन्गर होगी क्योंकि वो अलेक्जेंड्रियन में लिखा गया है वो लाइन और उसमें एक लाइन में 12 सिलेबल्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका इससे ना होकर के किसी एक रैंडम क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर यूज्ड इन अलेक्जेंड्रियन लाइन, तो आपको वहां पे 12 सिलेबल्स लिखना होगा क्योंकि ये थोड़ी लंबी लाइंस होती हैं। अगर हम टू स्काईलार्क की बात करें तो ये लाइंस भी किसी भी स्टैंजा के फिफ्थ लाइन को अलेक्जेंड्रियन में फॉर्मेट में लिखा है पीबी शेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the poet call ब्लिथ स्प्रिट, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पोएम से रिलेटेड है टू अ स्काईलार्क से। तो आपको बताना है क्योंकि हम स्काईलार्क पोएम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द स्काईलार्क, ऑप्शन बी है द वेस्ट विंड, ऑप्शन सी यहाँ पे है बोथ आर करेक्ट या ऑप्शन डी है बोथ आर रॉन्ग। तो इस चारों में से आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। whom does the poet call ब्लिथ स्प्रिट। एंड ऑप्शंस की अगर आंसर्स की बात करें हम तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टू अ स्काईलार्क को यहाँ पे एड्रेस किया गया है, ये एक ओड पोएम है टू अ स्काईलार्क और एड्रेस करते हुए इसको लिखा गया है, इसीलिए ब्लिथ स्प्रिट जो बोला है वो स्काईलार्क को बोला है। आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको, क्योंकि देखिए बहुत डिले सेशन नहीं लेके चल रहे हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लेंथी है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कवर करने हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहिए। इसलिए इस सेशन को हम जल्दी जल्दी से फिनिश करके नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट हम क्लास डिस्कस करेंगे उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स जो अभी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या कोई भी वीडियो पे अपडेट आती है तो वो आपको इस चैनल पे अपडेट आती है, किसी भी वीडियो या किसी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आपको टाइमली वो मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंड्रिन इज, आपको बताना है कि अलेक्जेंड्रिन जो होता है, जो लाइन होती है वो किस में होती है, वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, आपको इसका आंसर देना है। एंड ऑप्शंस अवेलेबल वी हैव हियर। ऑप्शन ए आइम्बिक हेक्सामीटर, ऑप्शन बी है आइम्बिक मोनोमीटर, ऑप्शन सी आइम्बिक टेट्रामीटर या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपको इसका आंसर देना है कि ये किस फॉर्म में लिखी जाती हैं एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वी हैव हियर। आइम्बिक हेक्सामीटर में होती हैं जो ये अलेक्जेंड्रियस जो लाइंस लिखी जाती हैं किसी भी पोएट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इन टू अ स्काईलार्क इज, ठीक है, यहाँ पे टू अ स्काईलार्क में राइमिंग स्कीम क्या है, जितनी भी स्टैंजाज में 21 स्टैंजाज में ये पोएम डिवाइडेड है तो इनका राइमिंग स्कीम ईच स्टैंजाज में क्या है, आपको उसका आंसर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम के रिगार्डिंग, टू अ स्काईलार्क के रिगार्डिंग। ऑप्शंस में आपको मेंशन कर दे रही हूँ। ऑप्शन है ए बी बी, ऑप्शन बी है ट्रिपल ए बी बी मीन्स ए बी बी, ऑप्शन सी है ए ट्रिपल बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है क्या ये तीनों ऑप्शंस में से जो ए बी सी है इसमें से कोई मैच करता है या कोई करेक्ट ऑप्शन है जो राइमिंग स्कीम में लिखा गया है टू स्काईलार्क उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या है कि इसमें सभी रॉन्ग है, कोई भी इसमें नहीं है, आपको इसका आंसर देना है। तो राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो लिखा गया है ये पोएम टू अ स्काईलार्क, ये जो राइमिंग स्कीम रिप्रेजेंट कर रहा है इसको वो है ए बी बी, क्योंकि बी 4 लाइंस जो हैं वो शॉर्टर लाइंस है और लास्ट की
फिफ्थ लाइन जो है वो लॉन्गर लाइन है, इसकी बात करें तो ये फिफ्थ लाइन होगा, ये फोर्थ होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। ओके, तो 1 2 3 4 जो लाइन है वो शॉर्टर है यहाँ पे, और ये जो फिफ्थ लाइन है ये लॉन्गर लाइन है। ओके, जो अलेक्जेंड्रियन फॉर्म में लिखी गई है। और ए बी फर्स्ट लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम कर रहा है, एंड जो सेकंड लाइन है ये वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन से राइम करता है। तो इसका राइमिंग स्कीम बहुत ही इजी है, ए बी एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं मेंशन कर दूं इसको तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एनी एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्वेश्चन हमारा है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये हमारा एक कोटेशन बनता है, एक पोइट्री का जो पोइटिक लाइन है। दिस स्टैंजा इज वेरी पॉपुलर, दिस अपीयर्स इन। आपको बताना है ये स्टैंजा बहुत ही पॉपुलर है, आपको बताना है कहाँ पे अपीयर होती है। ऑप्शन है टू अ स्काईलार्क, बी द क्लाउड, ऑप्शन सी ओ टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन के लिए कर रहे हो या ये स्पेसिफिक सेशन है तुम्हारा टू अ स्काईलार्क से, तो डेफिनेटली आप आंसर टू अ स्काईलार्क दोगे, तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1820 में ये पोएम लिखी गई है टू अ स्काईलार्क, और इसका बहुत ही ये फेमस लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ अ सैडेस्ट थॉट। बट अगर हम इसको इंडिविजुअली एज अ क्वेश्चन लेते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको बताना। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जरूर आपका ओड टू द वेस्ट विंड भी होगा, या द क्लाउड भी होगा, या ओड टू नाइटिंगेल भी हो सकता है, जैसे आपका कीट्स का जो पोएम है। बट आपको जो एक चीज माइंड में रखनी है, ये पोएम जो है वो टू अ स्काईलार्क की है, और उसको पीबी शेले ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये आपसे क्वेश्चन कभी स्किप मत करिएगा और कभी इसको रॉन्ग मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अ स्काईलार्क इज रिच इन। मींस अगर इस पोइट्री की बात करें, इस पोएम की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, तो इसमें आपको किस चीज की रिचनेस मिलती है, मींस किसका आपको इसमें अबाउंडेंस मिलता है जब इसको पीबी शेले ने लिखा हुआ। जैसे आप देखोगे नेचुरल ब्यूटी, या कहीं में आपको पॉजिटिविटी मिलती है, कहीं निगेटिविटी होती है, कहीं पे एक पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ पोएम लिखी जाती है। तो आपको इस पोएम का अप्रोच बताना है कि लिखते वक्त जो पीबी शेले थे उन्होंने क्या इसमें अबाउंडेंस में डाला है, किस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है इस पोइट्री को लिखते वक्त। तो उसका जो आंसर देना है ऑप्शंस में आपको दे देती हूँ। एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ दूं, टू अ स्काईलार्क इज रिच इन मींस व्हाट हैज द अबाउंडेंस ऑफ थिंग you get into a skylark। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन ए इमेजेस, ऑप्शन बी होप्स, ऑप्शन सी नेगेटिविटी, ऑप्शन डी पेसिमिज्म। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है टू अ स्काईलार्क। आप क्वेश्चन से आप इसको इसके टाइटल से समझोगे, क्योंकि ये बर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, एक गाती हुई चहचहाती हुई बर्ड की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिविटी पेसिमिस्टिक अप्रोच तो होगा नहीं, इमेजेस का यूज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वी हैव द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। You will get the positivity and hope in this poem. After while going through this poem, you will get the hopefulness and also positivity by reading this poem, by going through the lines of a skylark। क्योंकि देखिए हमने अभी बात की our sweetest songs are those that tell of a saddest thought। तो इस तरीके के एक होपफुलनेस को डिस्क्राइब करती हुई ये पोएम पीबी शेले ने लिखी हुई है, जिसका नेम है टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क लिखी गई है एक बर्ड के ऊपर, एक चिड़िया से, उसके गाने से, उसके सॉन्ग से इंस्पायर होकर के, जब वो चर्पिंग कर रही थी उसके सॉन्ग से इंस्पायर होकर के पीबी शेले ने ये पोएम लिखी है। तो उन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिविटी और एक होपफुल अप्रोच के साथ ये पोएम लिखी है। नेक्स्ट वन वी हैव स्ट्रेंथ्स ऑफ अनप्रीमिडिएटेड आर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये जो आपका है ये लाइन इज द फ्रेज दैट अपीयर्स इन। आपको बताना है ये फ्रेज किस पोएम से लिया गया है। कभी कभी इंडिविजुअली अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप पोएट्री के थ्रू नहीं जाओगे या आप पोएम को नहीं पढ़े रहोगे तो वो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और इस यहाँ पे जो बात हो रही है
इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, फ्रेज को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है टू अ स्काईलार्क, द क्लाउड, ओड टू द वेस्ट विंड या नन ऑफ दिस। हम डिस्कस कर रहे हैं टू अ स्काईलार्क, इसलिए यहाँ पे पोयम जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, टू अ स्काईलार्क। और इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ अनप्रीमिडिएटेड आर्ट जो बताया गया है इसका, कि मीन्स कुछ भी जो होता है वो पहले से प्लान नहीं होता है, एडवांस में प्लान नहीं होता है। जो म्यूजिक होती हैं, जो आप या स्ट्रेंस, यहाँ पे अब म्यूजिक की बात होगी, पीस ऑफ म्यूजिक या पैसेजेस की बात होगी, मेलोडी की बात होती है, वो कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। मीन्स जो माइंड में आता जाता है वो लिखा जाता है, वही लिखते चले जाते हैं। या गाना जो होता है वो प्री माइंड में नहीं चीजें होती हैं, एडवांस में प्लान नहीं करके वो गाई जाती हैं। इसीलिए बर्ड के ऊपर ये बोला जा रहा है कि ये बर्ड जो है अपने मेलोडी में, अपने जो गाने में कभी भी इम्प्रोवाइज कर सकती है, कभी भी इसको ठीक कर सकती है, कभी भी इसको किसी और डायरेक्शन में चेंज कर सकती है। तो दैट्स व्हाई म्यूजिक इज नॉट ऑलरेडी अ प्री प्लान थिंग, या यू कैन इम्प्रोवाइज एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, the skylark hides and the poet also hides in the light of. The skylark hides and the poet also hides in the skylark. ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ये आपके पोएटिक लाइन से लिया गया है स्काईलार्क के, तो आपको इसमें भी क्वेश्चन बनता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा हुआ है इस वीडियो में। तो ऑप्शन ए है थॉट, ऑप्शन बी फीलिंग्स, ऑप्शन सी आइडियाज एंड ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है थॉट, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Skylark hides and the poet also hides in the light of thoughts. Okay. Next one we have here. The skylark flies high in the sky like, option A है a cloud of smoke, option A a cloud of balloons, option C है a cloud of fire या option D है none of these। तो क्या बात हो रही है, स्काईलार्क फ्लाई हाई कर रहा है इन द स्काई, किस तरीके से वो आकाश में हाई उड़ रहा है, ऊंचा उड़ रहा है। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव, व्हाट इज द स्पीकर रिक्वेस्ट टू द स्काईलार्क इन द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में स्पीकर का रिक्वेस्ट क्या है स्काईलार्क से, आपको उसका आंसर देना है। एंड वी हैव द ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए इज फॉर द बर्ड टू लैंड नियर टू हिम, और ऑप्शन बी है टू बी टॉट, ऑप्शन डी है टू कम बैक इनटू साइट, ऑप्शन डी है टू कंटिन्यू इट्स सॉन्ग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको डेफिनेटली इसका, देखिए कुछ होती है, कुछ पोएम की स्टार्टिंग लाइंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसको याद करना होता है। जैसे इसका है हेल टू दी ब्लिथ स्प्रिट बट दाउ नेवर्ड वर्ड, तो यहाँ पे, और इसकी लास्ट लाइन में ये किस तरीके से जो स्पीकर है वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है उससे, क्या कर रहा है, मैं आपको इसका ऑप्शंस आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर दे दीजिए, तब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट लाइन को किस तरीके से करा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, टू बी टॉट मीन्स उसको सिखाए, उसको पढ़ाए कि किस तरीके से खुश रहना चाहिए। तो उसमें लास्ट लाइन में क्या कहता है पोएट, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, ठीक है, कैसे खुश रहा जाता है वो आप मुझे बताइए। that thy brain must know such harmonious madness, for my lips would flow, the world should listen then and I am listening now, as I am listening now। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप मुझे बताइए किस तरीके से खुश रहना चाहिए, आप मुझे सिखाओ उस चीज को कि किस तरीके से खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपको स्वयं पता होगा कि खुश कैसे रहा जाता है, मीन्स हैप्पी कैसे रहा जाता है इस हार्मोनियस मैडनेस में जो कि मुझे कर दिया है। एंड फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो मीन्स मैं भी अपने गीत के थ्रू या अपने वर्ड्स के थ्रू उस चीज को बताऊं दुनिया को, या उस चीज को लोग मेरी बातों को सुने जैसे मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। जो लास्ट लाइन है, वर्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, ठीक है, जैसे मैं आपकी इस आवाज को, इस गीत को सुन रहा हूँ, खुश रहने के वो चीज आप मुझे भी बताइए जैसे लोग मेरी भी बातों को, मेरी भी उस चीज को सुने। ओके, तो कैसे खुश रहा जाएगा, कैसे हैप्पी रहा जाता है, उसको मुझे टॉट कराइए, आप उसे मुझे बताइए, सिखाइए। ओके, दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ द स्पीकर टू द स्काईलार्क इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Next one we have, during the poem Shelley begins using what literary device for 5 straight stanzas, ठीक है, 5 स्टेंजास को
किस डिवाइस के रूप में उन्होंने जो लिखी हुई है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करा हुआ है। ऑप्शंस है एशेंडेंटन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रेशियन, ऑप्शन डी कैंग, ऑप्शन डी है मेटाफर। तो करेक्ट जो हमारा आंसर है वो है मेटाफर। यहाँ पे मेटाफर का यूज करा हुआ है जो लिटरेरी डिवाइस जो पोएट ने अपने पोएम की स्टार्टिंग में भी यूज करा हुआ है एंड पूरी लाइंस में उन्होंने ये मेटाफर को यूज किया। जैसे यहाँ पे ब्लिथ स्पिरिट बोला गया है, यू आर नॉट लाइक अ ब्लिथ स्पिरिट, बट यहाँ पे ब्लिथ स्पिरिट मीन्स उसको बना दिया है ब्लिथ स्पिरिट। और यहाँ पे एक तरीके से मेटाफर जो लिटरेरी डिवाइस है उसका, अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज करा गया है, तो आप वहां पे मेटाफर का बोलोगे, क्योंकि हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, तो यहाँ पे ब्लिथ स्पिरिट उसको बना दिया गया मीन्स खुश रहने वाली जो स्पिरिट है वो बोला गया है उसको। Next one we have, in his poem to a skylark, Shelley viewed the skylark as, skylark को किस तरीके से शैली ने देखा है अपने पोएम में, आपको उसका बताना है आंसर। इस चिड़िया को किस तरीके से उन्होंने माइंड में रखा हुआ है, जब वो गा रही थी तो उसको किस तरीके से इस पूरे पोएम उन्होंने रिप्रेजेंट करा हुआ है, कैसे एड्रेस करा हुआ है। एन एनवाइंग स्मॉल ब्राउन बर्ड, या अ गुड सिंगर, या अ स्पिरिट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेल टू ब्लिथ स्पिरिट की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शंस ए बी सी यहाँ पे ना होकर, तो हमारा जो स्काईलार्क पोएम है ये टू दी, इसमें स्पिरिट टू अ गुड सिंगर या स्मॉल ब्राउन बर्ड या एन एनवायंस ना हो करके जो व्यू करा हुआ है सैली ने स्काईलार्क को, वो एज अ स्पिरिट करा हुआ है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप मुझे जरूर बताइएगा। जो भी अदर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस। और कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।